नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। जी हाँ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको पूरे जितने आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बात की जाए तो इसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन पिनल कोड। 2023 में ये नया बैरक्ट तैयार हुआ। उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। तो इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है, और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। इन सभी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। बताइए, आपको ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और ये पूरी पीडीएफ 1 से लेके 358 धाराओं तक हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किसी भी धारा में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो आपकी जिस धारा का जो क्रिप्स है या कह सकते हो सही तरीके से उसका अगर निचोड़ है तो उसको इसमें रखा गया है। अध्याय 3 पे चलते हैं। यहाँ पे सामान्य कुछ अपवाद 14 से 44 तक देखने को मिलेंगे। 4 प्रकार के हमें सामान्य अपवाद देखने को मिलते हैं। एक है आपका नियोजित कार्य यानी कि जस्टिफिकेबल एक्ट यानी कि सरकारी अधिकारियों को द्वारा किया गया कार्य। एक है अनिच्छा या बाद लैक ऑफ फ्री विल यानी कि आत्मरक्षा, पागलपन, नशे की स्थिति। और ज्ञान इरादा यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, तो जैसे नाबालिग द्वारा किया गया कोई कार्य। यहाँ आकस्मिक घटनाओं की बात की, किसी खेल के दौरान लगने वाली चोटें, मतलब इनको बताने की कोशिश की गई। अभी जैसे ही हम धाराओं में चलेंगे तो उनको अच्छे से समझेंगे। देखते हैं। धारा 14 कहती है कि विधि का आदेश मानने पर अपराध नहीं बनता है। किसका आदेश? विधि का आदेश मानने पर अपराध नहीं बनता है। मान लो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को विधि द्वारा आबद्ध यानी कि विधि द्वारा कहे जाने पर करता है या तथ्य की भूल के कारण उसे विश्वास है कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है, तो वह अपराध नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोई सरकारी ऑफिसर जो है विधि द्वारा कहे जाने की वजह से वो कोई काम कर रहा है, उससे अगर अनजाने में भी कोई भी गलती हो जाती है तो उसके अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण, ए सैनिक को उसके वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मिला किसी भीड़ पर गोली चलानी है, तो यह आदेश विधि सम्मत है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे ही जैसे ए न्यायालय अधिकारी है, मान लो दूसरा को ए न्यायालय अधिकारी को न्यायालय से आदेश मिलता है कि वह एम के नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करे, लेकिन वो गलती से बाई नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन उसे विश्वास था बाई ही एम है, तब भी ये अपराध नहीं है, क्योंकि मिस्टेक बाई फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि गलती तथ्य की भूल हुई है, बाकी हमने काम किया है तो ये अपराध नहीं होगा। धारा 15 में बताया है न्यायिक कृत्यों का संरक्षण, यानी कि जब कोई न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हुए कोई निर्णय लेता है यानी कि जजमेंट सुनाता है और निर्णय उसकी विधिक शक्ति के अंतर्गत है या उसे विश्वास है कि विधि द्वारा हमें शक्ति दी गई है, तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ न्यायाधीशों को सुविधा मिलती है। गलती से भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास दे दी, मान लो जो तथ्य सामने रखे हैं उसके आधार पे, और बाद में पता चलता है तब तो बिल्कुल बदल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के जज के ऊपर आप कोई भी अपने तरफ से वो केस नहीं कर सकते, उनको ये शक्ति मिली हुई है। देखते हैं धारा 16। धारा 16 बोलते हैं न्यायालय के आदेशों का पालन करने पर अपराध नहीं बनता है। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में निर्णय या आदेश को पालन करता है तो अपराध नहीं होगा। यानी किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश का पालन करता है तो अपराध नहीं होगा, भले ही उस न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार ना रहा हो, लेकिन यह आवश्यक है आदेश मानने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक विश्वास रखता है कि न्यायालय ने ऐसा हमें बोला था इसलिए हम करेंगे। सीधी सी बात है, कोर्ट ने किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि आप ये करके आओ, बाद में पता चला कि कोर्ट के पास भी अधिकार नहीं था, लेकिन अगर वो व्यक्ति कर रहा है कोर्ट के कहने पे तो उसकी कोई भी यहाँ गलती नहीं होगी, तो ये पावर मिला है उसको। ये अपवाद वाली श्रेणी तीसरे वाले हम चैप्टर में चल रहे हैं। धारा 17 बोलता है विधि अनुमति प्राप्त
कायर अपराध नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि किसी विधि द्वारा उसको परमिशन मिली है, तो तथ्य की भूल के कारण उसे ऐसा करने की अनुमति है, तो अपराध नहीं माना। जैसे सी देखता है कि डी किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है, उसे लगता है डी हत्या कर रहा है, इसलिए उसे पकड़कर पुलिस को सौंप देता है। बाद में पता चलता है डी आत्मरक्षा कर रहा था, लेकिन सी सद्भावनापूर्वक कार्य के लिए इसे अपराध नहीं बोला जाएगा। धारा 18 क्या बोलती है? दुर्घटना या दुर्भाववश हुआ कार्य अपराध नहीं। यदि कोई कार्य पूरी सावधानी, उचित सतर्कता के साथ किया गया हो, लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय या जानबूझकर गलती या दुर्भावनावश हो गया हो, तो अपराध नहीं माना जाएगा। सीधी-सी बात है, दुर्भावनावश हुआ कोई कार्य जो सतर्कता से किया गया है, तो उसको अपराध नहीं बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे सी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, अचानक कुल्हाड़ी का फलक अलग होकर के एफ को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि सी ने पूरी सावधानी बरती हो और यह दुर्घटना होगी, तो यहाँ पे सी को अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 19 कहती है, अधिक नुकसान रोकने के लिए उठाए गए जोखिम अपराध नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके कार्य से हानि हो सकती है, लेकिन वह यह कार्य किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए सद्भावनापूर्वक करता है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण जैसे जलयान के कप्तान द्वारा एक आपकी कहानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जी एक जहाज का कप्तान है, उसे पता चलता है कि यदि वह सीधे चलता है तो उसे 30 यात्रियों से भरी नाव एच से टकरा सकता है। अगर वो सीधे चलता है तो 30 लोगों की जान खतरे में है, लेकिन अगर वो मार्ग बदलता है तो 2 यात्रियों की जान खतरे में है। तो ऐसे में एच को बचाने के चक्कर में आई की तरफ मुड़ जाता है, वो आई की डूब जाती है। तो ऐसे साबित होता है, सीधी सी बात है, 30 लोगों में अगर 2 लोगों आपको 30 लोगों को बचाने की यहाँ पे ज़्यादा गारंटी होनी चाहिए, ना कि 2 की। तो 30 को बचाने के चक्कर में गलती से 2 लोगों को भी चोट अगर लगती है, तो यहाँ पे आपको यहाँ अपवाद के तहत छूट मिल जाती है ना? जैसे आग फैलने से रोकने के लिए मकान गिराना। जैसे जे एक बड़े अग्निकांड को देखता है, आग को फैलने से रोकने के लिए मकान गिरा देता है। यदि यह साबित होता है कि यह निर्णय आवश्यक था, सद्भावनापूर्वक था, तो जे अपराधी नहीं होगा। कार्य कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 20 बोलती है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कायर अपराध नहीं होगा। यदि कोई बालक 7 वर्ष से कम आयु का है और कोई कार्य करता है, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपराध से मुक्त रखा जाता है। 7 से 12 वर्ष की है ना, 7 से 12 वर्ष की बात की गई है। और उसके अपरिपक्व समझ है ना, परिपक्व नहीं है। यदि कोई 7 से 12 वर्ष के बीच का बालक कार्य करता है, उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हो, अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम समझ सके, तो और उसने कोई कार्य किया, तो अपराध नहीं होगा। ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि भाई ए है, गलती से बी की खिड़की तोड़ देता है। यदि ये साबित है कि ये को समझ नहीं है, तो वही नुकसान अपराध नहीं है। धारा 22 बोलता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोगी यानी कि इंसेंटिव के कारण यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है, या उसका कार्य दोषपूर्ण विधि से प्रतिकूल है, तो अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, है ना? ऐसे ही उदाहरण बताया है, बी एक मानसिक रोगी है, सी पर हमला कर देता है। साबित होता है कि बी को समझ नहीं थी, तो उसका कार्य गलत है, लेकिन अपराध नहीं होगा, है ना? तो यहाँ सुविधाएं, ये कह सकते हो, यहाँ अपवाद के तहत कुछ कुछ चीजों में छूट मिल जाती है। धारा 23, ममत्ता यानी कि जब नशे में स्थिति में हो, ममत्ता की स्थिति में किया गया अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ममत्ता यानी कि नशे की स्थिति में समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है, तो उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, और उसे यह नशा बिना जानकारी या इच्छा के दिया गया हो, तब अपराध नहीं है। अगर उसने नशा खुद से ही किया हो फिर अपराध किया हो, तो अपराधी माना जाएगा। अगर बगैर उसकी इच्छा के हो, तो यहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है।
धारा 24 बोलती है जानबूझकर ममत्ता ग्रहण करने के दायित्व बना रहेगा, यानी कि अगर आपने जानबूझकर नशा किया और फिर अपराध किया है तो यहाँ पे आपको सजा मिलेगी। इस चीज की बात धारा 24 बोलती है। ठीक है। धारा 25 क्या बोलती है? सहमति से हुई हानि अपराध नहीं। मतलब यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है और उसने किसी कार्य को संभावित हानि, यानी कि हो सकता है काम करने से हानि होए और हानि हो जाती है, तब ऐसी घातक स्थिति में एक दूसरे को अपराधी घोषित नहीं बनाएंगे। कहने की बात है, देखिए उदाहरण से समझें। एफ और जी आपसी सहमति से कुश्ती खेलते हैं। यदि जी खेल के दौरान चोटिल हो जाता है तो एफ को अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोखिम की सहमति उसने दे दी थी, है ना। धारा 26 बोलते हैं कि किसी उपचार से हुई हानि अपराध नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए उसकी स्पष्ट विवक्षित सहमति से कोई कार्य करता है, भले ही उसे कुछ हानि हो, तो यह अपराध नहीं है। उदाहरण जैसे एच एक डॉक्टर है ना, और उसे एक रोगी आई की सर्जरी करता है। वह जानता है सर्जरी से मृत्यु की संभावना, लेकिन रोगी को ठीक करने के इरादे से करता है, तो ऐसी स्थिति में एच यानी कि डॉक्टर अपराधी नहीं होगा, उसकी अगर कोई भी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। ऐसे ही धारा 27 संरक्षक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी कार्य 12 वर्ष से कम आयु के बालक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए तो वह कार्य उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भाषक व्यक्ति की अस्पष्टता विवक्षता सहमति से किया हुआ हो तो उसे हानि अपराध नहीं मानी जाएगी, है ना। बात करें तो यहाँ पे ये परंतु निम्नलिखित मामलों में अपवाद लागू नहीं होगा। जैसे कि कुछ अपवाद ऐसे हैं, यदि मान लीजिए कार्य का उद्देश्य जानबूझकर मृत्यु कारित करना या मृत्यु का प्रयास करना है, तो यहाँ पे बात करते हैं। जैसे दूसरा है, यदि कार्य मृत्यु या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से किया गया हो और करने वाला जानता हो कि मृत्यु संभव है, तो ये क्या है? यहाँ पे आप कह सकते हो उस व्यक्ति को माना जाएगा कि उसने ये गलती की है, स्वेच्छा से की। यदि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना हो या पहुंचाने का उद्देश्य हो और जब तक कि किसी रोग या गंभीर शारीरिक असमता को दूर करने के लिए ना किया गया हो। जैसे चौथा है, यदि यह है किसी ऐसे अपराध को उकसाने का मामला हो तो इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब सीधी बात है कि अपवाद का मतलब इतना सा है कि हाँ, अगर उसकी इंटेंसिटी अच्छी है तो ठीक है। अगर इस तरीके से कोई भी कार्य कारित करता है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी खराब है और वो वास्तव में घटना कारित करना चाहता है, तो वो दोषी कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझें कि ए अपने 10 वर्षीय बच्चे को शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, यह जानते हुए कि सर्जरी से मृत्यु की संभावना है। तो ए का उद्देश्य बच्चे को ठीक कराना, इसलिए यह अपराध नहीं होगा। सर्जरी कराना भाई, इससे बच्चा अगर सही हो गया तो लॉन्ग टर्म तक जीवित रहेगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, तो ये अपराध में नहीं है। दूसरा मान है, जैसे बी अपने मानसिक रूप से विकृत रिश्तेदार को किसको किसी मानसिक रूप से विकृत रिश्तेदार को एक थेरेपी सेशन में ले जाता है, जिससे हल्की तकलीफ होती है। यदि यह उसके स्वास्थ्य के लिए किया गया है और संरक्षक की सहमति है तो भी यह अपराध नहीं हुई। सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है तो वो अपराध नहीं होगा। अब चलते हैं धारा 28 पे। धारा 28 कह रही है, वैध सम्मति किन परिस्थितियों में अमान्य होगी? जब भय या भ्रम हो, यानी कि भ्रम की स्थिति में या भय की स्थिति में तुमने सहमति यानी कि कंसेंट दे दी है, तब भी वो इनवैलिड हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। जैसे कोई सम्मति यानी कि कंसेंट वैध नहीं मानी जाएगी यदि इस तरीके की चीजें होती हैं। यदि भय से या धोखे से ली गई हो, मान लो आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से सहमति दे रहे हो कि उसने आपको कुछ झूठा कुछ भी कारण या उद्देश्य दिखा दिए जिसने आपने उसको सहमति दे दी है, तो यह धोखे से दे दी है, तो इस वजह से भी ये चीजें वैध सम्मति नहीं होंगी, अमान्य हो जाएंगी। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि विश्वास करने का कारण
हो तो सम्मति भय या धोखे से प्राप्त की गई है ना? दूसरा, यदि सम्मति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ या नशे में है, तो भी ऐसी स्थिति में कह सकते हो वैध नहीं मानी जाएगी। यदि सम्मति 12 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे द्वारा दी गई है, तब तक संदर्भ से विपरीत प्रतीत ना हो। तो भई 12 वर्ष से कम बच्चे के लिए दी गई कोई भी सहमति अब इतनी समझ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये सम्मतियाँ वैध नहीं होती हैं। ये उदाहरण दिया गया है, जैसे उदाहरण सामने सी को डी धमकी देता है कि यदि वह एक सर्जरी के लिए सहमति नहीं देगा, है ना? सी को कौन धमकी दे रहा है? डी दे रहा है। डी धमकी दे रहा है सी को कि यदि वह सर्जरी की सहमति नहीं देगा, तो उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। तो ये भाई से दी गई संपत्ति इसलिए सम्मति है तो क्या अमान्य हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है जैसे ई एक मानसिक रोगी है, एक ऑपरेशन के लिए सहमति देता है लेकिन उसे इसकी गंभीरता का ज्ञान नहीं है। यहाँ क्या है? ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब भी यह सम्मति अमान्य हो जाएगी। तो समझ ना होना और यहाँ पे डर या धोखे से दी गई है तो दोनों अमान्य हो जाती हैं। तीसरा ऑप्शन देखें तो एफ एक 10 वर्ष का बालक है, एक चोट लगने पर एक दवा लेने के लिए सहमति देता है। यह सम्मति अमान्य होगी क्योंकि वह 12 वर्ष से कम आयु का है। तो भाई 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को द्वारा दी बच्चे ने अपनी कोई भी सहमति दे दी तब भी वो अमान्य हो जाती है। ये बताने की कोशिश इस 28 धारा में बताया गया है। धारा नंबर 19 देखते हैं। बोलते ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध है। मतलब ऐसे कार्य का बहिष्कार यानी कि ऐसे कार्यों को बहिष्कृत कर लेना जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध है। समझे क्या कहती है धारा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप में अपराध होते हैं, भले ही उनसे किसी को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान ना हुआ हो, किसी को डायरेक्ट रूप से नुकसान ना हुआ हो, तब भी वो कार्य क्या होते हैं? अमान्य माने जाते हैं, या कह सकते हैं वो कार्य आपके अपराध माने जाते हैं। जैसे अगर किसी महिला का गर्भपात सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए नहीं किया गया तो यह कानून के हिसाब से गलत है, चाहे उसे कोई चोट लगी हो या नहीं। अगर वह खुद या परिवार इसकी इजाज़त भी दे दे तब भी यह ठीक नहीं माना जाएगा। सीधी बात समझें, कोई महिला है, उस महिला को जो मान लो वो महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कारण से चोट लग गई है बच्चा को, अब आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय बच्चे को गिराना ज़रूरी पड़ जाता है, तो ये ठीक है। लेकिन आप जानबूझकर के बच्चे को गिरा रहे हो, तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। धारा 30 क्या कहती है? सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य के लाभ के लिए सद्भावना से कोई कार्य करता है लेकिन बिना उसकी सहमति से, तो ये अपराध नहीं है। मतलब सीधी सी बात, हम आपके लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपकी सद्भावना के लिए है, गुड फेथ के लिए, कि आपको उससे बेनिफिट होने वाला है, आपकी सहमति ना भी हो तब भी ये अपराध नहीं होगा। क्यों होगा? देखो, जैसे डॉक्टर किसी बेहोश व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसकी सहमति के बिना ऑपरेशन करता है। हाँ, कोई व्यक्ति आग में फंसे किसी अन्य व्यक्ति को उसकी संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता ताकि उसकी जान बचा सके। तो ये सद्भावना देखने को मिलती है। तो धारा 30 सद्भावना से जुड़ा हुआ मामला है। धारा 31 क्या कहती है? अच्छे विश्वास से किया गया संचार या दी गई सूचना। अच्छे विश्वास से किसी को दी गई सूचना है उसके बारे में बात करती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विश्वास के साथ किसी अन्य को कोई जानकारी देता है तो यह अपराध नहीं होगा, भले ही उस व्यक्ति को क्षति हो। सीधी सी बात, हम आपको कोई ऐसी सूचना दे रहे हैं जो अच्छे विश्वास के साथ दे रहे हैं, उस सूचना से आपकी कोई क्षति भी हो जाएगी तो हमें इससे कोई आपका अपराध नहीं हम पे कारित होगा, हम उसके अपराधी नहीं होंगे। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को बताता है कि उसे कैंसर है, भले ही सुनकर मरीज मानसिक रूप से परेशान हो जाए, लेकिन एक पिता अपनी बेटी के बारे में सही जानकारी होने से उसके पति को देता है, भले ही उसका रिश्ता टूट जाए। तो 2 अलग-अलग यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। अब चलते हैं धारा 33 पे। धारा 33 कहती है ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकियों से मजबूर हो, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध धमकी के कारण कोई कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है तो वह दंडनीय नहीं होगा।
समझें? जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर बैंक से पैसे निकालने की मजबूर किया जाता है। तो क्या हो रहा है? धमकी दी जा रही है ना? तो मजबूर किया जा रहा है धमकियों से। किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए धमकी देकर झूठा गवाह बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ऐसे कोई भी कार्य किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति को धमकियों से मजबूर करके कराए जा रहे हैं, अवैध धमकी, तो वो दंडनीय नहीं होगा। मतलब आपके ऊपर गन पॉइंट लगा दी, आपके ऊपर गन पॉइंट लगा दी कि भई तुम एक काम करो, ऐसा करो कि भई इस व्यक्ति को जा कर के धक्का दे दो, वो गन पॉइंट लगा दी, तो भई अब तुम यहाँ तो फँस गए, अब तुम्हें धक्का तो देना पड़ेगा क्योंकि इसमें तुम्हारी खुद की सहमति नहीं है, आप डर के मारे दे रहे हो। तो इस समय आप अपराधी नहीं कह पाओगे। धारा 33 क्या कहती है? मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। यदि कोई कार्य किसी को मामूली नुकसान पहुंचाता है और वह जानबूझकर गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, कोई भी मामूली नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है और जानबूझकर नहीं पहुंचाता है ना, जानबूझकर के इरादे से नहीं करता है, तो उसमें उसको कोई भी अपराध में उसको संगठित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती से धक्का दे दिया, जिससे दूसरे का मोबाइल हिलकर हल्का-सा खरोंच आ गया, टूट गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे किसी क्रिकेट मैच में गेंद लगने से किसी को मामूली चोट आ गई और जानबूझकर नहीं किया गया। सीधी-सी बात है, बगैर जानबूझकर किसी के साथ कोई छोटी-मोटी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की वजह से दुर्घटना हुई है, तो उसको कोई भी इस तरीके से दोषी करार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई धाराएँ 34 से 44 तक देखने को मिलती हैं। तो यहाँ समझते हैं धारा 34 निजी रक्षा के लिए किए गए कार्य के बारे में है। समझें, जिसको सेल्फ डिफेंस भी बोल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में कोई कार्य करता है, ठीक है? तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते यह कार्य उचित सीमा के भीतर किया गया हो। भई निजी रक्षा में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया, अब निजी रक्षा के लिए उसको तुमने गन पॉइंट से उड़ा दिया, तो ये गलत हो गया है। तो ये सेल्फ डिफेंस में इतना ज़रूरी नहीं था, उसको पकड़ सकते थे, बाँध सकते थे, मार सकते थे। अगर वो आपके ऊपर गोली चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका गोली चलाना उचित था। तो उतना ही ज़रूरी है, जितना उस समय सिचुएशन बोल रही है। जैसे यदि कोई व्यक्ति उस समय पर हमला करने वाले को धक्का देकर दूर हटा देता है, तो यह निजी रक्षा मानी जाएगी, ठीक है? जैसे अगली है धारा 35, शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का भी अधिकार देती है। जैसे हर व्यक्ति को अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून की सीमाओं में है। तो हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अधिकार है। जैसे कैसे अधिकार है? जैसे उदाहरण है, यदि कोई लुटेरा हमला करता है, तो व्यक्ति को उसे रोकने और अपने आप को बचाव के लिए बल का प्रयोग करना है, तो कर सकता है, ये अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को लूटने से बचाने के लिए उचित बल का प्रयोग कर रहा है, तो कर सकता है। तो यहाँ धारा 35 आपको अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भी बल का प्रयोग करने की बात करता है कि आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, जब उचित हो। बढ़ते हैं धारा 36 पे। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पागल है, उस पागल व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे कोई दुर्घटना हो गई है सामने वाले को, तो उस समय आप निजी बचाव में क्या कर सकते हो? दुर्घटना करने वाला है कोई पागल व्यक्ति या मानसिक बीमार, तो उस समय आप निजी बचाव में क्या-क्या कर सकते हैं, समझें। अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी पर हमला करता है, तब भी उस व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी कि जिस व्यक्ति पे हमला हो रहा है, तो उस पागल व्यक्ति को धक्का दे सकता है कि भाई उसके ऊपर हमला ना हो। जैसे मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ व्यक्ति चाकू से हमला करता है, तो अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा भी बल उचित हो उस समय पे, है ना? तो ये हो जाता है। धारा 37 क्या कहती है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पे आप अपनी सेल्फ डिफेंस यानी कि निजी बचाव के लिए कोई भी बल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कुछ परिस्थितियों में निजी बचाव का अधिकार लागू नहीं होता है। जैसे कि यदि हमला करने वाला व्यक्ति कानून के तहत अधिकृत हो। मान लो पुलिस आपके ऊपर हमला करने के लिए इसलिए आई है क्योंकि आपने चोरी की थी और आपके ऊपर एफआईआर और आपको जेल लगाना। अब उसके ऊपर कोई भी
हमला नहीं कर सकते, निजी बचाव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पुलिस अधिकारी या लोक सेवक कानूनी कानूनी गिरफ्तारी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रतिरोध करने का आपको अधिकार नहीं है। आप बोलो कि सेल्फ डिफेंस में हम ऐसा करते हैं, तो ये गलत है। तो धारा 37 के तहत उन लोक सेवकों को पावर दे दी गई है यहाँ पे। धारा 38 कहती है, जब शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो, है ना? जब शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार कहाँ तक कारित हो? मृत्यु कारित करने के, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको सामने वाले की जान भी लेनी पड़ जाए सेल्फ डिफेंस में, समझे? यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध जैसे मृत्यु करना, गंभीर चोट, बलात्कार, एसिड अटैक, अपहरण आदि का प्रयास करता है, तो आत्मरक्षा में उसे मारना भी वैध हो जाता है। तो कोई व्यक्ति किसी पर जानलेवा हमला करता है, तो आत्मरक्षा में हम घातक बल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसको मार भी सकते हैं जब स्थिति गंभीर हो। कैसी गंभीर? मृत्यु कर रहा हो आपकी, ऐसी चोट पहुंचा रहा हो जो आप जीवन भर अपंग रह जाएं, आपके साथ बलात्कार, एसिड अटैक, कोई भी अपहरण, यानी कि आपको किडनैप करके कहीं ले जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप निजी डिफेंस के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं। धारा 39, जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो, कि मृत्यु के अलावा और भी नुकसान कुछ पहुंचा रहा हो, तब क्या करना हो? देखें, यदि हमला इतना गंभीर ना हो, धारा 38 से जुड़ा ना हो, जो ऊपर वाली धारा, तो उसमें जान का खतरा हो, तो आत्मरक्षा में केवल आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है। सीधी-सी बात है, यदि कोई व्यक्ति केवल थप्पड़ मारने की कोशिश करना है, तो उसे मारना अनुचित होगा, लेकिन उसे धक्का देकर के हटाया जा सकता है। भाई आपको सामने वाला मार तो रहा है, मारने का मतलब मरने वाली स्थिति नहीं आएगी कि आप मर ही जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आप सेल्फ डिफेंस में उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हो, धक्का दे सकते हो, उसको भी उतना मार सकते हो डंडे लाठी से कि चोटग्रस्त हो जाए, लेकिन आप सोचो उसको जान से उड़ा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। धारा 40 बोलती है, किसी शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता, यानी कि निजी सुरक्षा, मान लो अपन सेल्फ डिफेंस में हमने शुरुआत कर दी, किसी को मारना शुरू कर दिए, हम तब तक मारेंगे जब तक वो व्यक्ति असहाय ना हो जाए, तब तक हम उसको मार सकते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, समझे? आत्मरक्षा का अधिकार तब तक रहता है जब तक खतरा मौजूद है। भाई हम देख रहे हैं कि सामने वाला को इसलिए मारते चले जा रहे हैं क्योंकि वो बार-बार हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो खतरा मौजूद है, तो खतरे को खत्म करना होता है निजी। तो वो निरंतरता की बात करते हैं कि कंटिन्यूअस तरीके से हम उसको इस तरीके से मार सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पीछा करके हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक वह हमला नहीं रोक देता, तब तक हम आत्मरक्षा के तौर पे निरंतर अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। 41 क्या बोलती है? जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाए, है ना? भाई संपत्ति की निजी सुरक्षा कर रहे हैं, किसकी? संपत्ति की। तो संपत्ति की निजी सुरक्षा कर रहे हैं, जब ऐसी लूट हो रही है आपके पास कि सामने वाले को मारना भी ज़रूरी है। तब समझे, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध जैसे डकैती, लूट, गृह भेदन, मतलब घर में घुस कर के आगजनी के लिए संपत्ति पर हमला करता है, तो मालिक घातक बल का उपयोग कर सकता है। भई आपके घर में डकैती, लूट, गृह-भेदन, कुछ भी संपत्ति पे ऐसा हमला होता है, जिससे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने की स्थिति है, तो आप उस समय मृत्यु विस्तारित कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्तियों को मार भी सकते हो। जैसे उदाहरण को समझें, यदि कोई डाकू घर में घुसकर लूट-पाट करता है, तो जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है साथ में, तो मारना भी वैध हो जाता है। धारा 42 क्या कहती है? जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुँचाने तक विस्तारित हो, यानी कि अब ऐसा कोई भी कि मृत्यु के अलावा और कोई नुकसान पहुँचा रहा है, तब क्या कर सकते हैं? जैसे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जीवन का खतरा नहीं है, तो व्यक्ति को उचित बल का प्रयोग करना है। जैसे कभी-कभी चोरी हो जाती है, रिश्ती, मतलब जिसको हानि हो जाती है कोई भी, तो इस समय पे आप उसको मार नहीं सकते हो, केवल अपने बचाव के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 43 बोलती है, संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता, कि भाई कब तक हम अपने सेल्फ डिफेंस में संपत्ति को बचाने के लिए कब तक खतरा
खत्म ना हो जाए। वही चीज़ है जब खुद के डिफेंस में, जैसे एक अधिकार, यह अधिकार तब तक रहता है जब तक संपत्ति को खतरा है। जैसे हमने ऊपर देखा था सेल्फ डिफेंस में जब तक हमें अपने आप को बचाना, जब तक हमारे ऊपर का खतरा खत्म ना हो जाए। ऐसे ही संपत्ति के साथ है। यदि कोई व्यक्ति किसी की दुकान में ज़बरदस्ती घुसता है तो वह तब तक वह बाहर नहीं जाता, तब तक रक्षा का अधिकार रहेगा कि भई हमें उसको दुकान से बाहर निकालना है, जब हम सुरक्षित होंगे। धारा 44 क्या बोलती है? निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। अब सामने क्या बोल रहे हैं? निर्दोष व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ किस तरीके से निजी बचाव करना है, उसके लिए धारा 44 है। ये क्या बोलती है? यदि आत्मरक्षा में निर्दोष व्यक्ति को चोट लगने की संभावना हो, भाई आत्मरक्षा में किसी निर्दोष को भी चोट लगने की संभावना तो भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, जब आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो तो एक व्यक्ति से बच रहे हो, उसके चक्कर में किसी निर्दोष को भी अगर चोट हो गई है तो आप उस समय पे भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये चीज़ है। जैसे एक अ, हमलावर सार्वजनिक स्थान पर गोली चला रहा है। आत्मरक्षा में गोली चलाई जाती है जिससे कोई निर्दोष घायल हो जाता तो यह अपराध नहीं होगा। घायल हो जाता, मर जाता तो फिर ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इस चीज़ के बारे में बताया जाता है।